अच्छे से जानते हैं कि मैं डरने वाले व्यक्ति में से नहीं। अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो निश्चित तौर पर मैं डरूंगा। अजय सिंह वही व्यक्ति हैं जिसने मंदिर परिसर के आवास का घर को किराया पे चढ़ाया हुआ। के अधिकारी बोल रहे हैं कि मैं क्लीन हूँ। मैंने व्यक्तिगत तौर पर इरफान अंसारी जी या विल्सन कोंगाड़ी जी या राजेश कश्यप जी पे केस नहीं किया है। मुझे पार्टी का निर्देश आया तब मैंने किया, और पार्टी ने उन्हें गलत माना तब पार्टी ने उन्हें सस्पेंड। कोई मेरे को अमित शाह आके नहीं जिता देंगे या हरा देंगे, कोई मोदी जी नहीं जिता देंगे या हरा देंगे, कोई हेमंत सोरेन जी नहीं जिता देंगे या हरा देंगे। जिताएगा कौन? बेरमो की जनता। हराएगा कौन? बेरमो की जनता। और वो किस पे निर्भर करेगा? मेरे कार्यकाल। सभी पत्रकार बंधुगण का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप लोग मेरे शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे आए, उसके लिए मैं अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आप लोग का धन्यवाद करता हूँ। करीब 38 घंटे का रेड जो आईटी विभाग के द्वारा मेरे घरों पर मारा गया, मैं उसके लिए और उसकी जानकारी मीडिया बंधुओं के बीच में और झारखंड की जनता के बीच में साझा करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल जीवन से बिलोंग करता हूँ और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मेरे जीवन काल में जो भी घटना घटे वो सार्वजनिक रूप से जनता के बीच में आए। उसके लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। भले आयकर विभाग की टीम बिना प्रेस ब्रीफिंग के चली गई, लेकिन मेरी जिम्मेवारी बनती है कि उनके तरफ से जो कुछ कार्रवाई की गई और बाकायदा पंचनामा में स्टैम्प ड्यूटी लगाते हुए जो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, उस डॉक्यूमेंट्स को मैं मीडिया के समक्ष रखूं ताकि झारखंड की जनता भी उसे देख सके। मेरे 3 घरों पे रेड मारा गया था, उसके लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। मेरे पटना आवास पर आईटी का रेड कंडक्ट हुआ। उस आवास पर कोई नहीं रहता है, किराएदार रहते हैं और पंडित जी रहते हैं और एक केयर टेकर रहता है। उस केयर टेकर के माध्यम से रेड कंडक्ट हुआ गया। उसे वहाँ पे बनाया गया प्राइम विटनेस, और वहाँ के रेड कंडक्ट पर जो पटना आवास का रेड है उसमें जो अधिकारी लोग इन्वॉल्व थे, उसमें मनीष कुमार जी मेन लीड कर रहे थे। उन्होंने जो दस्तावेज प्रोवाइड किया जो कि मेरे समक्ष है, और उनको मिला गया वहाँ से एक बंच ऑफ शीट, एक रजिस्टर उन्हें मिली। उस रजिस्टर में, क्योंकि वो घर मेरी माँ के नाम से है और मेरे पिता ने वो घर बनवाया था, तो वहाँ पे जो किराया लिया जाता है फ्लैट पे, उस फ्लैट पे किराया किस किराएदार ने क्या क्या किराया दिया है उसकी जानकारी उस रजिस्टर में थी, और 600 रुपया उस घर से बरामद हुआ है आईटी विभाग को। दूसरा रेड जो कंडक्ट हुआ, और ये रेड जो पटना वाला कंडक्ट हुआ, ये परसों वहाँ से लोग चले गए थे। वहाँ पे करीबन 6-7-8 घंटे का रेड कंडक्ट हुआ था, उसके बाद लोग चले गए थे। दूसरा रेड जो कंडक्ट हुआ वो कंडक्ट हुआ मेरे ढोरी स्थित आवास पर, जो सीसीएल का आवास है, जिसमें मेरे पिता पहले रहते थे। पहले उनके नाम पे था और विधायक बनने के बाद कोल इंडिया ने वो घर मेरे नाम पर किया। वहाँ पे जो इनको मिला उसकी कॉपी यहाँ पे है। रेड कितने बजे तक चला, कितने बजे तक नहीं चला, जो मेरी माँ का गहना मिला, जो वैल्यूअर के हिसाब से वैल्यूएशन उन लोग ने लगवाया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, वो 11,75,300 कुछ रुपए का है, जो मेरे बेरमो आवास से मिला। उसकी कॉपी है यहाँ पे, जो मैं आप लोग के समक्ष रख रहा हूँ।
उसके बाद जो पैसे मिले वहाँ पे 500 रुपये के 500 के नोट 67 पीस, 200 के नोट 66 पीस, 100 के नोट 73 पीस, टोटल 54,000 रुपये कैश मेरे बेरमो स्थित आवास पर जो मेरे कंस्टिट्यूंसी में वहाँ पे मिला। उसके बाद जो बैंक अकाउंट्स डिटेल्स उन लोग को वहाँ से मिले। मेरे पिता के नाम पर एक डच बैंक का अकाउंट मिला, मेरी माँ के नाम पर एक HDFC का अकाउंट मिला, मेरे नाम पे एक ICICI बैंक का अकाउंट मिला जो अब बंद हो चुका है। फिर मेरी माँ के नाम पर एक SBI डोरंडा में जो विधानसभा का ऑफिशियल बैंक है जिसमें मेरी माँ का पेंशन आता है वो अकाउंट उन्हें मिला। उसके बाद मेरे पिता का एक सेंट्रल बैंक का अकाउंट मिला और मेरे भाई की जो कंपनी है उसका एक अकाउंट मिला। दो मेरी माँ ने स्वयं इच्छा अनुसार बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के मेरी माँ के 2 लॉकर हैं। एक लॉकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पटेल नगर वाले अकाउंट में है जो उन्होंने दिया है मेरी माँ ने, उसका चाबी उनको दे दिया गया है और अभी ऑपरेशनल अथॉरिटी के द्वारा उसको ऑपरेट करने से अभी रोका गया है। दूसरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेम विधानसभा ब्रांच में मेरी माँ का है। जो लॉकर है वो दोनों लॉकर की चाबी उनको दे दिए गए हैं। कुछ वहाँ से पेपर्स वो लेके गए हैं जिसका जानकारी वो मेरे से बाद में पूछेंगे। ये मेरे बेरमो आवास का है। अधिकारी लोग घर पे कर क्या रहे थे? 2 दिन तक अधिकारी लोग बातें कर रहे थे, मेरे से बातें कर रहे थे, बेचारे बैठे हुए थे, बोल रहे थे कि हमें ऊपर से प्रेशर है कि रहो रहो रहो। IT वाले लोग बता रहे थे कि ऊपर से प्रेशर है उन लोगों को। जी, तो आप रहो वहाँ पे। बार बार एक ही सवाल का जवाब पूछ रहे थे मेरे से कि आप जो घर बना रहे हैं वो घर आप कैसे बना रहे हैं। तो मैंने बोला कि सर मैं घर बना रहा हूँ, उन्दाक में मेरा घर बन रहा है और ये ज़मीन 2006 में मेरे पिता ने ली थी जो मेरे माँ के नाम पर थी। क्योंकि मेरे को विधानसभा से लोन लेना था तो मैंने अपने सैलरी अकाउंट से 10 लाख रुपए का रजिस्ट्री ड्यूटी देते हुए टोटल 12 लाख रुपए का मैंने सैलरी अकाउंट से पेमेंट किया गवर्नमेंट को और अपनी माँ से उस ज़मीन को गिफ्ट डीड पे लिया। वो G+2 घर बन रहा है मेरा और 2006 के ज़मीन पर बन रहा है और मैंने विधानसभा में 1.5 करोड़ रुपये का लोन का अप्लाई भी किया कि मेरे को वो घर बनाने के लिए लोन चाहिए, आप दें। तो उस लोन के आधार पर मेरे को वो ज़मीन मॉर्गेज करना पड़ता है। तो वो ज़मीन मॉर्गेज तभी हो पाएगा जब आपके नाम पर वो ज़मीन रहेगा। तो मैंने अपनी माँ से ही माँ का ज़मीन अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराने के लिए 12 लाख रुपए का स्टैम्प ड्यूटी देके जो नियम है उसके अनुसार मैंने वो लिया। फिर वो बोल रहे हैं कि आप G+2 घर बना रहे हैं तो इसका अभी तक कंस्ट्रक्शन किया हुआ। मैं बोला सर कॉलम और कास्टिंग मिला के फर्स्ट फ्लोर का ढलाई हो चुका है, ब्रिक वर्क थोड़ा सा हुआ है, बाद बाकी बैरल लैंड है वैसे ही पड़ा हुआ है। तो बोले 50-60 लाख रुपया लगा होगा अभी तक। मैं बोला सर निश्चित तौर पर लगा होगा। तो बोला उसका पेमेंट कैसे किया आपने? मैं बोला सर 18 लाख रुपया मैंने अपने सैलरी से बचा के 18 लाख रुपया अपने सैलरी से वेंडर्स को पेमेंट किए हैं, बाद बाकी मैंने पेमेंट अभी नहीं किया है। आप वेंडर्स से जाके पूछ सकते हैं, जो मेरे वेंडर्स हैं उनसे जाके पूछ सकते हैं कि मैंने पेमेंट किया है कि नहीं किया है। और ये कोई नया चीज़ तो है नहीं, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर काम करता है तो छड़ सीमेंट ईटा बिल निकलने के बाद ही उनको पेमेंट करता है। तो मेरे पास जब पैसा आएगा तो मैं जो ड्यू वेंडर्स हैं उनको मैं पेमेंट करूँगा। अभी मैंने 18 लाख रुपया पेमेंट किया है और आगे जाके मैं लोन भी ले रहा हूँ और लोन शायद नहीं मिलेगा तो मैं घर भी नहीं बना पाऊँगा। यही सब चीज़ पे वो फोकस कर रहे थे कि नहीं आप आखिरी में कुछ बता दीजिए कि आप ये घर कैसे बना रहे हैं, कुछ बता दीजिए, हमें ऊपर से बहुत प्रेशर है। मैं बोला सर जो था मैंने बता दिया, अब आगे आपको सुनना है होगा या फिर और जांच करनी होगी तो आप मुझे बुला लें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैं अपने CA के साथ बाकायदा जो आपको पेपर चाहिए उसके साथ मैं पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को 21 तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हाजिर होने के लिए नोटिस इशू किया है और मैं उस दिन जाऊंगा। उसके बाद जो वो कुछ मांगेंगे मेरे से मैं वो डिटेल्स दूंगा। जैसे एक कांग्रेस में आप अपने लोगों के ही दुश्मन बने हुए हैं, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप,
दूसरी ओर बीजेपी भी ये है, विल्सन कोंगाड़ी जी का नाम नहीं लिया। दूसरी ओर बीजेपी है, तीसरी ओर सेंट्रल एजेंसियां हैं। इसमें घबराहट नहीं होती आपको? ऐसा है कि घबराहट क्यों होगा। मैंने जो 3 अपने सहयोगी विधायकों पे केस किया, वो केस के आदेश मुझे कहाँ से मिले? जिस पार्टी का मैं विधायक हूँ, जिस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जिस पार्टी ने उन तीनों विधायकों को टिकट दिया, उस पार्टी के सीनियर अधिकारियों ने मुझे केस करने के लिए कहा गया, तो मैंने किया। मैंने उसकी जानकारी उन्हें दी और जानकारी के बाद उन्होंने बोला आप केस करिए, मैंने केस किया। अगर पार्टी मुझे बोलती कि आप केस मत करिए तो मैं जानकारी देके बैठ जाता, लेकिन मैं पार्टी के द्वारा चुना गया हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा टिकट नहीं मुझे मिला गया, मुझे पार्टी के द्वारा चुना गया, तब मुझे टिकट दिया गया, तब जनता के बीच में भेजा। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उस पार्टी का आदेश मैं मानूं और उस पार्टी के आदेश पे कोई मैंने व्यक्तिगत तौर पर इरफान अंसारी जी या विल्सन कोंगाड़ी जी या राजेश कश्यप जी पे केस नहीं किया है। मुझे पार्टी का निर्देश आया तब मैंने किया, और पार्टी ने उन्हें गलत माना तब पार्टी ने उन्हें सस्पेंड किया। कोई मेरे कहने पे पार्टी ने थोड़ी सस्पेंड कर दिया, पार्टी ने उन्हें गलत माना, पार्टी ने अपने इंक्वायरी में गलत माना, तब उन्हें सस्पेंड किया गया। तो यहाँ पे पार्टी इन्वॉल्व है, तो मुझे घबराहट नहीं है। दूसरी तरफ कि लोकतंत्र में, राजनीति में जो लोग होते हैं, लोकतंत्र में सबसे बड़ा मालिक जनता होता है। तो मुझे चुन के कौन भेजता है? जनता भेजती है। मेरा विरोध कौन करती है? बीजेपी पार्टी वाले लोग करते हैं। मुझे सपोर्ट कौन करता है? बेरमो की जनता और कांग्रेस पार्टी लोग। तो इसलिए मैं वहाँ पे भी बीजेपी से नहीं घबराता हूँ, क्योंकि मेरे को दोबारा चुनना या नहीं चुनना वो बेरमो की जनता तय करेगी, वो बीजेपी के लोग तय नहीं करेंगे। कोई मेरे को अमित शाह आके नहीं जिता देंगे या हरा देंगे, कोई मोदी जी नहीं जिता देंगे या हरा देंगे, कोई हेमंत सोरेन जी नहीं जिता देंगे या हरा देंगे। जिताएगा कौन? बेरमो की जनता। हराएगा कौन? बेरमो की जनता। और वो किस पे निर्भर करेगा? मेरे कार्यकाल पर। मैं कार्यकाल अगर ठीक करूँगा तो मैं अपने पिता की तरह चुन के आते रहूँगा, मैं अगर कार्यकाल गलत करूँगा तो मैं हारूँगा। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे भी डर नहीं लगता है। आज संजोग है और खुशी की बात है कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी राज्य के मुख्यमंत्री, लेकिन मेरे परिवार का और उनके परिवार का रिश्ता जब आदरणीय हेमंत सोरेन जी विधायक भी नहीं थे तब से, और वो बड़े भाई का रोल हमेशा उन्होंने अदा किया है। करीबी होने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनका करीबी हूँ तो सब चीज़ मेरे ऊपर वो निर्भर है। मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे को मानते हैं। अगर राज्य के मुख्यमंत्री मेरे को छोटा भाई की तरह मान रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। हर आदमी चाहेगा कि लोग उसे माने, लोग उसे प्यार करें, तो इसमें गलत क्या है? अगर कोई व्यक्ति पार्टी लाइन से हटकर, पॉलिटिकल लाइन से हटकर एक व्यक्ति को प्यार दे रहा है तो उसमें गलत क्या है? वो तो हेमंत सोरेन जी का दिल का बड़प्पन आपको देखना चाहिए कि एक कांग्रेस के विधायक को इतना प्यार देते हो। निशिकांत दुबे तो बहुत प्यार दे रहे हैं आपको। निशिकांत दुबे जी तो सबसे ज़्यादा प्यार देते हैं। अभी कुछ देर पहले भी दिया है, बताया उन्होंने कि आपका केस ईडी को चला गया है। वो मैं तो मैं वही नहीं समझ में आता हूँ कि निशिकांत दुबे जी को IT वाले भी अंदर से खबर दे देते हैं, वो ट्वीट भी पहले कर देते हैं। अभी आप बता रहे हैं कि निशिकांत दुबे जी ने ट्वीट किया है कि मेरा केस ईडी को चला गया है, तो शायद चला गया होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सेंट्रल एजेंसीज़ को जो इनके जो लीड करने वाले अधिकारी हैं वो सब ऐसी हैं। ये सब एजेंसीज़ को निशिकांत दुबे जी लीड कर रहे हैं। ये आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि पूरा जो रेड हुआ वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और सीधा आप बीजेपी पे ही आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी चाहती क्या है आपसे? बीजेपी चाहती क्या है? ये अच्छा सवाल है संजय भाई। बीजेपी चाहती है कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं। बीजेपी चाहती है कि जो कांग्रेस को तोड़ने के लिए उनको वो नंबर्स चाहिए जिसमें दल बदल कानून नहीं लगे, उसमें वो नंबर पर्याप्त मात्रा में उन्हें मिल जाए। इसीलिए कांग्रेस के विधायकों को प्रेशरली काम कराया जा रहा है।
इसीलिए कांग्रेस के विधायकों पर आईटी रेड मारी जा रही है। आज मेरे ऊपर प्रदीप यादव जी क्या मारा गया है, कल शायद जो और लोग नहीं मान रहे हैं बीजेपी में जाने के लिए उनके ऊपर मारा जाए। तो बीजेपी यही चाहती है। मतलब आप और प्रदीप भी नहीं मान रहे हैं? नहीं, बहुत लोग नहीं मान रहे, लेकिन अभी नंबर सिर्फ मेरा और प्रदीप यादव जी का है, क्योंकि मुखर होकर हम ही लोग बोलते हैं। मेरी बात हुई थी, वो आज आने वाले भी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन लोहरदगा में उनका कार्यक्रम थोड़ा लंबा चला, तो शायद कल हम कांग्रेस भवन में राजेश ठाकुर जी, मैं, प्रदीप यादव जी, हम लोग संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पार्टी को पूरा मदद मिल रहा, पार्टी इस दौरान आपके साथ खड़ी रही, कहीं आपको ऐसा लगा कि पार्टी, ऐसे मामलों में कई बार होता है कि परिवार के लोग भी छोड़कर भाग जाते हैं? देखिए, जिस तरीके से बेरमो आवाज़ पर राजेंद्र बाबू के जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, जो आज मेरे साथ हैं गार्जियन के रूप में, भाई के रूप में, समर्थक के रूप में, उनका हुजूम आपको दिखा, वो हमेशा वहीं पे रहे, चाहे दिन हो या रात हो, उन्होंने छोड़ा नहीं घर को। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि पार्टी खड़ी रही और पार्टी ने हमेशा हमारे परिवार को सपोर्ट करने का काम किया। जिस दिन पार्टी को ये लगेगा कि जिस व्यक्ति या जिस नेता को वो सपोर्ट कर रहे हैं वो खराब है, वो गलत है, तो उस दिन शायद कांग्रेस पार्टी मेरे को टिकट देना भी बंद कर देगी।